आज मैं आपके लिए पूरे चैप्टर की फुल फ्लेज वीडियो लेकर आ गया हूँ। बहुत मजा आएगा, बहुत बढ़िया सीखेंगे आज। क्या क्या है इस वीडियो में पहले जान लेते हैं। देखिए, 10th क्लास का चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स और 9th क्लास का चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। मतलब नंबर्स तो दोनों में ही आ रहे हैं, तो हम नंबर्स से ही स्टार्ट करेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे हम, रेशनल इरेशनल ये सब पढ़ के फिर हम चैप्टर पे शिफ्ट हो जाएंगे। एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन के हम सॉल्यूशन करने वाले हैं आज इस वीडियो में, तो एंड तक पूरी वीडियो आपको देखनी है। पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा आज में। तो आइए शुरू करते हैं पहले कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। दोस्तों, हमारी इस प्रकृति के अंदर नेचर में जब इंसान आया तो उसने जब चीजों को गिनना शुरू किया तो 1 से स्टार्टिंग कर दी उसने। किसी भी चीज को देखा, भाई क्या है, कितनी है, कैसे बोलूं, 1 1 है ये, तो इस तरह से 1 आया, फिर 1 में जोड़ के 2 बना, फिर 3 बना, फिर 4 बना, ऐसे गिनती बनना शुरू हुई। तो जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं उन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। क्यों कहते हैं समझ गए आप। तो प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से। बाद में फिर 0 आया और 0 के आते ही काउंटिंग कंप्लीट हो गई, गिनती पूरी हो गई। मान लीजिए अभी आपके पास 0 नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूं आप 1005 लिख के दिखाइए। लिख सकते हो क्या आप? नहीं लिख सकते है ना। जब 0 होगा जब भी आप लिख पाओगे। अब 0 के आते ही आप बड़े से बड़ा नंबर लिख सकते हो और छोटे से छोटा नंबर भी लिख सकते हो। तो इस वजह से 0 के आते ही गिनती क्या हो गई? पूरी हो गई। तो इसी वजह से जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं उनको हम होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं कहते हैं। गिनती पूरी हो गई, पूर्ण हो गई। तो होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 और 0 को मिलाकर 10 बना। ऐसे अब गिनती पूरी हो गई, चलने लगी आगे। फिर हमने धीरे धीरे क्या किया? नंबर्स को और ऑब्जर्व करना शुरू किया। हमने देखा कुछ नंबर 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, हमने उनको इवन नंबर का नाम दे दिया। हमने देखा कुछ नंबर 2 से पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते, हमने उनको ओड नंबर्स का नाम दे दिया। 1 3 5 7 9 वाले ओड नंबर्स हो गए, 2 4 6 8 वाले हमारे इवन नंबर्स हो गए। इस तरह से हमने नंबर्स को ऑब्जर्व करके कैटेगराइज करना शुरू किया। अब हमें प्रॉब्लम आई नंबर को लिखने में। मान लीजिए हमारे पास कोई चीज आई तो हमने उसको लिख दिया, भाई 2 रुपए जो है हमें 2 रुपए मिल गए। ठीक है, इस तरह से कोई चीज आ रही है तो कोई चीज जा भी रही है। अब आने में हम क्या लिखे, जाने में क्या लिखे कि सिंबल से हम दिखाएं। फिर हमने सिंबल्स बना लिए, मतलब हमने एक माइनस की दुनिया बना ली। हमने क्या किया? -1 -2 -3, एक माइनस की उल्टी दुनिया पीछे नंबर्स की बना ली। प्लस की दुनिया बनी चुकी थी, तो ये जो माइनस के नंबर्स हैं सारे 0 है और ये सारे प्लस के नंबर्स हैं, इन सबको मिला के बनते हैं आपके इंटीजर्स। तो प्लस की जो सीरीज चलेगी 1 से लेकर आगे तक, तो ये आपकी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। जो -1 से चलेगी वो आपके नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी है। फिर ऐसे हमने और नंबर को ऑब्जर्व किया। हमने देखा कुछ नंबर्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ 1 से और अपने आप से डिवाइड होते, किसी से भी डिवाइड नहीं होते, तो हमने उनको प्राइम नंबर्स का नाम दे दिया। ठीक है, हमने देखा कुछ नंबर ऐसे जो 1 और अपने आप से डिवाइड होने के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो जाते हैं, हमने उनको कंपोजिट नंबर का नाम दे दिया। तो प्राइम नंबर जो पहला है वो है 2, कंपोजिट नंबर जो पहला है वो है 4। 4 जो है वो 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 खुद से भी डिवाइड होगा। तो भाई 2 से भी मतलब अपने और 1 के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो रहा है। इस तरह से हमने नंबर्स को कैटेगराइज करना शुरू किया। फिर हमने रेशनल नंबर्स बनाए, हमने इरेशनल नंबर्स बनाए, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, हमने रियल नंबर्स बनाए। ये क्या होते हैं, इनको और बारीकी से समझो, आप काम आएंगे आपके। तो पहले बात करते हैं रेशनल नंबर्स की। दोस्तों, वो सभी नंबर्स जो फ्रैक्शन की शक्ल में, अपोन की शक्ल में, पी अपॉन क्यू की शक्ल में या बटे की शक्ल में आप लिख सको, वो सभी रेशनल नंबर्स होंगे आपके। कोई सी भी बटे की शक्ल होगी आपकी रेशनल नंबर कहलाएगी। एक शर्त है, लेकिन शर्त क्या है कि नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 हो चलेगा, लेकिन नीचे 0 ना हो, तो ऐसी फ्रैक्शन आपकी रेशनल नंबर कहलाई जाएगी। अब रेशनल नंबर हम कैसे पहचाने? 2 ट्रिक आपको बता रहा हूं, 2 ट्रिक लगा के आप किसी भी फ्रैक्शन को पहचान सकते हो कि वो रेशनल नंबर है या नहीं है। अब देखिए कैसे पहचानेंगे आप। पहली ट्रिक आपकी ये है, पहला पॉइंट रेशनल नंबर की पहचान करने का ये है कि रेशनल नंबर जो होंगे ना वो पॉइंट के बाद पूरी तरह से कट जाते हैं। जैसे एक फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो पॉइंट में कुछ देर के बाद ना ये नंबर पूरा पूरा कट जाए अगर, तो ये एक रेशनल नंबर होगा। तो पहली पहचान यही है कि टर्मिनेट्स आफ्टर अ डेफिनिट डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये पहली पहचान। दूसरी पहचान है, अगर ये डिवाइड नहीं होगा ना पूरा पूरा, तो ये रिपीट करना शुरू हो जाएगा, मतलब रिपीट होने लगेगा। जैसे मैं आपके लिए लेता हूं 10/3 मैंने लिया, अब 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9, 1 बचेगा, पॉइंट लाके 0 उतारेंगे, फिर 3 3 3 मतलब 3.33333 इस तरह से चलता ही रहेगा, रिपीट होता रहेगा। ये एक रेशनल नंबर की पहचान है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीट होता रहेगा। ये 2 पहचान है रेशनल नंबर को पहचानने की। इरेशनल
इरेशनल पर आ जाओ आप। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, एक पहचान आपको बता रहा हूँ, यही लगाना और पहचान लेना। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, कि ना तो ये पूरी तरह कटेंगे और ना ही ये रिपीट होंगे, मतलब पॉइंट के बाद कुछ का कुछ, कुछ का कुछ, कुछ का कुछ, कुछ का कुछ आंसर आता रहेगा, डिवाइड नहीं होगा पूरा नंबर ये। तो ये आपके इरेशनल नंबर होते हैं। पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है। जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं जिनका कंप्लीट रूट नहीं आता, रूट 5 हो गया, रूट 7 हो गया, रूट 8 हो गया, ये सारे आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। ये आपको पहचान करना है। अब हम बात करेंगे रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स कौन से होते हैं, तो रेशनल और इरेशनल को मिलाकर रियल नंबर बन जाता है। ठीक है, इतनी सी बात है। और एक बात आपको और बताऊं, जितने भी आपने नंबर पढ़े ना ऊपर, वो सब रेशनल नंबर है। जी हाँ, वो सब रेशनल नंबर है। कैसे, देखिए हमने नेचुरल नंबर्स पढ़े, हमने होल नंबर्स पढ़े, हमने इवन नंबर्स पढ़े, ओड नंबर्स पढ़े, हमने इंटीजर्स पढ़े, हमने प्राइम नंबर्स पढ़े, हमने कंपोजिट नंबर पढ़े। अब देखिए हमने एक बात भी हमें पता है कि अगर किसी नंबर के नीचे कुछ भी ना हो, हम 1 मान लेते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि उन सभी नंबर के नीचे 1 हो सकता है। वो सब पी अपन की शक्ल में आ गए, मतलब वो सब रेशनल बन गए। तो इसका मतलब ये है कि सारे ही नंबर्स मिलकर रियल नंबर्स बनाते हैं। ये हमारा पूरा नंबर सिस्टम है, जो मैंने आपको बहुत जल्दी जल्दी अभी बताया है। इसके ऊपर पूरी डिटेल में एक अलग सी वीडियो बना रखी है मैंने, जहां पर मैंने बहुत गहराई में उतर के इसको बताया है। वो आप चाहो तो बाद में देख सकते हो। तो हमने अभी जान लिया नंबर सिस्टम और नंबर्स के बारे में, कौन कौन से नंबर होते हैं, क्या क्या होते हैं, किस तरह से उनको हमें यूज में लाना है। आइए अब आगे की बातें सीखते हैं। 10th क्लास के स्टूडेंट जब अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उनको पहली हेडिंग देखने को मिलेगी, यहाँ पर मैंने लिखी है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब ये क्या होती है, पहले हमें इसी को सीखना है। पूरे चैप्टर का बेस है, ये बुनियाद है, ये अच्छे से सीख लिया तो बहुत आसान हो जाएगा चैप्टर आपके लिए। ठीक है, आइए उल्टा शुरू करेंगे हम। पहले हम सीखेंगे एल्गोरिथम क्या होती है, फिर डिवीजन एल्गोरिथम, और इस तरह से हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आप भूल जाइए कि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, अभी बस जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप सुनते रहिए, खुद ही आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, मैथमेटिक्स आ जाएगी आपको। तो देखिए सबसे पहले हम सीखेंगे एल्गोरिथम किसे कहते हैं। बहुत आसान है। मान लीजिए कोई एक प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको कोई प्रॉब्लम दी गई है। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ना कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स पहले से दे दिए कि पहले ये करो, उसके बाद ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये जो आपको स्टेप्स दे रखा है, ये जो आपको पहले से एक प्रोसेस दे रखा है, इसी को एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, जो पहले से आपको बता रखा हो कि भाई ऐसे 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 करने से ये काम हो जाएगा, तो ये जो पहले से दे रखा है ना आपको, ये एल्गोरिथम कहलाता है। अब मान लेते हैं एक एग्जांपल समझेंगे। यहाँ पर मैं एक बहुत ही सिंपल एक डिवाइड का क्वेश्चन आपके लिए कर रहा हूँ। अब ये मान लीजिए आपको डिवाइड करनी है, तो यहाँ पर हमें पहले से स्टेप्स दे रखे हैं। ठीक है, बचपन से हमने सीखे। पहले हम क्या करेंगे, पहला स्टेप ये होता है कि हम इसकी मल्टीप्लाई पढ़ेंगे, इतनी बार इसका पहाड़ा पढ़ेंगे कि या तो ये नंबर आए या इससे कम आए, तो ये हमारी पहली स्टेप होती है। फिर हम क्या करते हैं, वो पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि भाई 2 3 6, वो नंबर नीचे लिखेंगे। फिर अगली स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस करते हैं, माइनस करके नीचे लिख देते हैं, जो बचता है वो हमारा रिमाइंडर होता है। यही तो हम करते हैं ना डिवाइड करने के लिए। तो ये क्या है, ये एल्गोरिथम है जो हमें बताया गया है कि भाई ये करो, फिर माइनस करो, फिर रिमाइंडर लेकर आओ, या पूरा कट जाए तो 0 कर दो। तो ये आपका एल्गोरिथम होता है। एल्गोरिथम क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं डिवीजन एल्गोरिथम की तरफ। अब ये डिवीजन क्या होता है, डिवीजन भी आपको पता है। डिवीजन का मतलब होता है भाग करना, डिवाइड करना। मतलब डिवाइड करने की एल्गोरिथम, मतलब डिवाइड करने के कुछ ऐसे पहले से बताए गए स्टेप्स जिनको हम फॉलो करके डिवाइड करेंगे। वो तो मैंने आपको सिखा दिया। जी हाँ, ये तो हमें दे रखे हैं पहले से। भाई डिवाइड करने के जो स्टेप्स हमें दे रखे हो पहले से, जिनको हम फॉलो करते चले जाएं तो हमारी डिवाइड हो जाए, वही तो डिवीजन एल्गोरिथम होती है। और क्या होती है, और तो कुछ भी नहीं होती। तो आपने सीख लिया। अब पूरा अगर मैं पढ़ूं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब ये यूक्लिड क्या है दोस्तों, ये उनका नाम है जिन्होंने ये मेथड दिया है। ठीक है, एक मैथमेटिशियन से, ग्रीक के थे, इन्होंने दिया, तो इसलिए इनके नाम से इसको चलाया गया। और आपको ये बात पता भी होगी, एक फैक्ट है कि जो भी कोई डिस्कवरी करता है, इन्वेंशन करता है, तो उसको उसके नाम से ही जाना जाता है, ताकि उसको जिंदा रखा जा सके, मतलब उसको यादों में जिंदा रखा जा सके कि उसने ये चीज दी थी हमें। ठीक है, जैसे एटम है तो नील्स बोर का स्ट्रक्चर अलग है, तो इस तरह से उनके नाम से उनको जाना जाता है। तो इसी तरीके से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की यूक्लिड के द्वारा दिया गया डिवाइड करने का एक एल्गोरिथम, एक प्रोसेस, जिसको फॉलो करके हम डिवाइड करेंगे। तो ये हमने इसको अभी तक सीखा है। अब देखिए यूक्लिड ने ना हमें एक HCF निकालने का डिवीजन एल्गोरिथम दिया था। मतलब हम डिवाइड करने के तरीके को फॉलो करके HCF निकाल सकते हैं। ये इन्होंने दिया था। एक्सरसाइज 1.1 में इसी के क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे, और मैं आपको करवाऊंगा भी इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो कौन सा वो तरीका था उसको हम बाद में समझेंगे। अब एक वर्ड आपको सीखना है भी, वो है लेमा। आइए लेमा के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर मैं हाथों हाथ लिख देता हूँ, लेमा क्या होता है उसको हम सीखेंगे।
ठीक है। अगला जो वर्ड है आपको सीखने के लिए वो है लेमा। अब ये लेमा क्या होता है? देखिए, लेमा का मतलब होता है एक पहले से साबित हो चुकी स्टेटमेंट जिसकी हेल्प से हम दूसरी कोई स्टेटमेंट जो है वो साबित करेंगे, ये लेमा होती है। अब कैसे वो करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, एग्जांपल लेते हैं। मैंने एग्जांपल लिया भाई द सन राइजेस इन द ईस्ट, कि सूरज जो है वो पूरब से निकलता है। ये हमने एक एग्जांपल लिया, स्टेटमेंट है। अब ये साबित हो चुकी है, हमने देखा भाई सूरज पूरब से निकलता है। अब हमने सोचा कि भाई जब सूरज पूरब से निकल रहा है और दुनिया जो है गोल घूमती है, तो इधर से इधर जाएगा तो कहाँ डूबेगा, तो वो पश्चिम में डूबेगा। तो हमने पहले से दी गई स्टेटमेंट द सन राइजेस इन द ईस्ट से हमने दूसरी स्टेटमेंट बना ली द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो जब आपको एक पहले से स्टेटमेंट दे रखी हो, एक साबित हो चुकी स्टेटमेंट से आप दूसरी स्टेटमेंट को साबित कर दो, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम लेमा बोलते हैं। ठीक है। अब ये इसका मैथमेटिक्स से क्या रिलेशन है वो भी आपको बताऊंगा। जब आप अपनी एक्सरसाइज में दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मिलेगा शो दैट और टेढ़ा मेढ़ा सवाल जो आपके ऊपर से जाता है कि भाई ये इसको साबित करो, इंटीजर वगैरह पता नहीं क्या क्या होता है, तो वो आपका उसके अंदर यही चीज लगेगी। कैसे लगेगी वो सब आपको सिखाऊंगा। तो अभी तक हमने सीख लिया भाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, लेमा क्या है। आइए अब आगे की चीजें सीखते हैं। तो आइए दोस्तों अब इस एल्गोरिथम को और अच्छे से समझकर इसके अंदर से कुछ फैक्ट्स को निकालेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें इनको कुछ नाम देने पड़ेंगे। आपका भी कुछ नाम होगा, इनको भी नाम दीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो नंबर डिवाइड करता है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर, हिंदी में बोलते हैं विभाजक या भाजक के भाग देने वाला। यहाँ पर कौन भाग कर रहा है, ये नंबर भाग कर रहा है, तो इसको हम क्या क्या इसका नामकरण हुआ, इसको हम बोलते हैं डिवाइजर या फिर आप भाजक या विभाजक। ठीक है, दोनों में से कुछ भी नाम दे सकते हो, आपका ये दो नाम दे लो। अब देखिए जो नंबर अंदर बेचारा पिसा हुआ है, जो डिवाइड हो रहा है, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। क्या नाम दिया है इसको, इसको नाम दिया गया है डिविडेंड का। भाई ये डिवाइड हो रहा है, इसको हिंदी में भाज्य बोल देते हैं, जो भाग हो रहा है। अब जितनी बार भाग हो जाएगा टोटल, इसको हम बोलते हैं कोशेंट या हिंदी में इसको आप बोलेंगे भागफल, जितनी बार टोटल भाग हो जाए। और जो नीचे बचकर आपका आता है इसको आप बोलते हैं रिमाइंडर या हिंदी में आप इसको बोलेंगे शेषफल। ठीक है, हिंदी वालों के लिए भी लिख देता हूं मैं, कमेंट करके बता देना कौन कौन हिंदी मीडियम से है यहाँ पर हमारे पास। ये आपका आ गया भागफल, ठीक है, ये आपका हो जाएगा भाज्य। तो ये मैंने सारे यहाँ पर आपके लिए नाम लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर ना कुछ लिंक है, कुछ फैक्ट्स हैं जो छुपे हुए हमें निकालने हैं। अब पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बहुत जरूरी पॉइंट है, पूरे चैप्टर में आपको ये काम आएगा आगे के क्वेश्चंस करने के अंदर। देखिए हमेशा हमेशा ऑलवेज ये होगा ही होगा, क्या होगा, हमेशा ये होगा कि ये जो रिमाइंडर होगा ये हमेशा ही डिवाइजर से छोटा होता है, हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। अगर ये डिवाइजर से बड़ा हो गया तो फिर एक बार और डिवाइड हो जाएगी, फिर छोटा हो जाएगा। तो लास्ट वाले रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइजर से, डिवाइजर के लिए मैं बड़ा डी कैपिटल डी यूज कर रहा हूँ, डिवाइजर से क्या होगा, छोटा होगा। अच्छा, रिमाइंडर क्या होगा, इससे छोटा होगा। लेकिन एक बात साथ साथ ये भी होगी कि रिमाइंडर जो होगा वो जीरो से बड़ा भी होगा या फिर जीरो के बराबर होगा, ये भी हो सकता है ना। भाई रिमाइंडर का तो जीरो आ जाएगा, अगर यहाँ पे 6 होता, 2 3 6 जीरो आता, या तो रिमाइंडर जीरो आएगा या फिर जीरो से बड़ा होगा, लेकिन रिमाइंडर जीरो से छोटा नहीं हो सकता। मतलब रिमाइंडर जो है माइनस में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये दो फैक्ट आपको ध्यान रखने के, रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा डिवाइजर से जो होगा वो छोटा होगा, और या तो जीरो, लेकिन जीरो से बड़ा होगा। अब जीरो से कितना बड़ा होगा ये भी ध्यान रखना है हमें, वो हम रिमाइंडर देख के पता लगाएंगे। ठीक है, वो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर देख के पता लगा लेंगे। अब ये आपके क्वेश्चन में काम आएगा, कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी सब कुछ। ठीक है, बने रहो, देखते रहो यहाँ पर। तो ये सब हमने यहाँ पर सीख लिया, ये इसके बेसिक प्रॉपर्टी और फैक्ट था जो हमें यूज करना है आगे के सवालों करने में। अब अगली चीज क्या सीखनी है हमें वो भी आपको बताता हूं। अब हमें सीख रही है कि यूक्लिड की डिवीजन की HCF। ठीक है, यूक्लिड जी ने डिवाइड करके HCF निकालने का एक तरीका बताया है कि आप डिवीजन मेथड का यूज करके HCF निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 आपकी इसी के ऊपर बेस्ड है कि आप HCF निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड हम पढ़ेंगे अब कैसे निकालना होता है, आइए अब उसको बारे में सीखते हैं।
तो आइए दोस्तों जानते हैं कि HCF निकालने का कौन सा मेथड इन्होंने हमें दिया है। यूक्लिड डिवीजन फॉर HCF, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड दिया है इन्होंने, जिससे हम किसी भी नंबर्स का HCF निकाल सकते हैं। अब उसको सीखने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि HCF किसे कहते हैं। वैसे HCF के ऊपर पूरी एक वीडियो मैंने आपको बना के दे रखी है, बाद में देख सकते हो। अभी मैं फटाफट आपको बता देता हूँ थोड़ी सी देर में HCF क्या होता है। देखिए, HCF की फुल फॉर्म आपको बहुत अच्छे से पता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नीचे से अगर शुरू करें, उल्टा समझे तो फैक्टर से हम शुरू करेंगे। देखिए, दो एग्जांपल के लिए मैं आपके नंबर ले लेता हूं। यहां पर मैंने ले लिया 8 और 12। अब सबसे पहले समझिए फैक्टर क्या होता है। फैक्टर का मतलब होता है ऐसे नंबर्स, मतलब 8 के ऐसे नंबर जिनसे 8 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, या वो नंबर जो 8 को पूरा पूरा काट दें वो 8 के फैक्टर होंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं कौन कौन से फैक्टर होंगे 8 के, देखिए 8 जो है 8 हमारा 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, और 8 खुद 8 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब ये सारे आ गए हमारे पास 8 के फैक्टर्स। ठीक है, ऐसे 12 के भी निकाल सकते हैं आप कि जिन जिन नंबर से 12 डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली वो सारे 12 के फैक्टर होंगे। तो ऐसे 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 12 को 12 से हो जाएगा। तो ये सारे 12 के फैक्टर्स आ गए। तो ये हमने फैक्टर सीख लिया। अब आ जाओ जी कॉमन फैक्टर। इनमें से कॉमन कौन कौन से, जरा उसको अंडरलाइन कर लो आप। यहाँ पर मैंने आंसर कर लेता हूँ। देखिए, ये कॉमन दोनों में है, 2 भी दोनों में कॉमन है, और 4 दोनों में कॉमन है। कुछ और कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। तो ये इनके आ गए दोनों के कॉमन फैक्टर। हमें कौन सा निकालना है? हमें निकालना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा जो हाईएस्ट हो। अब इन कॉमन फैक्टर्स के अंदर हाईएस्ट देख लो कौन सा साफ साफ नजर आ रहा है, 4 जो है वो हाईएस्ट है। इसका मतलब क्या हो गया कि HCF ऑफ 8 एंड 12 विल बी 4, कि 8 और 12 का जो HCF है वो 4 होगा। ये आपका HCF इस तरह से निकाला जाता है। लेकिन इन्होंने हमें दिया है लॉन्ग डिवीजन मेथड, कि एक मेथड का यूज करेंगे, एक एल्गोरिदम लगाएंगे और HCF निकल के आएगा। कैसे आएगा वो सिखाता हूं आपको। देखिए, इन्होंने क्या कहा कि इसी एग्जांपल को मैं लेता हूं। इन्होंने कहा कि अगर आपके पास दो नंबर है कोई, यहाँ पर हमारे पास 8 और 12 दो नंबर हमें दे रखे हैं। अगर आपको इसका HCF निकालना हो तो कैसे निकालेंगे आप? इस तरह से निकालना, सबसे पहले आप देखना बड़ा नंबर कौन सा है। अब यहाँ पर हम एल्गोरिदम लगा रहे हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, स्टेप क्या करेंगे हम? सबसे पहले बड़े नंबर को पहचानो। बड़ा कौन है? इनमें से 12 बड़ा है, तो बड़े नंबर को आप रखेंगे अंदर और छोटे नंबर को आप रखेंगे बाहर। बड़े नंबर को छोटे नंबर से आप डिवाइड करेंगे। ये इन्होंने कहा ऐसा करने के लिए। डिवाइड करते हैं तो 4 एकम 4, 4 का बल्कि थोड़ी 8 का पहाड़ चल रहा है ना यहाँ पर, तो 8 एकम 8। ठीक है, 8 1 8 यहाँ पर जाएगा। फिर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 रिमेनिंग, यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा। अब देखिए, अगर कुछ रिमाइंडर बच जाए तो इन्होंने क्या कहा, अगर रिमाइंडर बच जाए फिर उस रिमाइंडर से जो यहाँ पर डिवाइजर है उसको डिवाइड करो। जो यहाँ पर डिवाइजर होगा वो कूद के यहाँ पर उसको लाके उठा के यहाँ रख दो और फिर से उसको डिवाइड कर डालो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 4 दूनी 8 और यहाँ पर माइनस करूंगा तो 0 हो जाएगा। जैसे ही 0 हो जाए ये डिवाइड, आपका आंसर आ गया है। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाए तो जस्ट पहले वाला जो डिवाइजर आपका होगा वो आपका HCF होगा। ये इनका तरीका है, इनके द्वारा बताया गया तरीका। इसी को नाम दिया गया है लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ फाइंडिंग HCF। ये किसने दिया है? यूक्लिड जी ने दिया है। एक एग्जांपल और आपको समझाता हूं, फिर हम बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। अब 10 और 25, ये आपके पास दो नंबर है, 10 और 25। हमने क्या देखना है भाई? बड़ा नंबर को अंदर रखो, छोटे नंबर को बाहर रखो, इसको डिवाइड करो। तो 10 दूनी 20, माइनस करेंगे, 5 बचेगा, रिमाइंडर बच गया ना। अगर रिमाइंडर बच जाए तो फिर उससे पहले वाले डिवाइजर को डिवाइड कर दो, तो 5 दूनी 10। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो सबसे पहला यहाँ पर जो होगा ना, इससे जस्ट पहले वाला, ये आपका HCF होता है। तो यहाँ पर हमारे पास HCF आ जाएगा इनका निकल गया 5 किसका, 10 और 25 का। तो ये इनका तरीका है। अब आइए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेके शुरुआत करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल आपके बोर्ड पर ये रहा। आइए देखिए, यहाँ पर सवाल कह रहा है कि फाइंड द HCF निकालो। भाई कैसे निकालना है आपको? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करते हुए। और ये एल्गोरिदम तो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि क्या होती है, कैसे काम करती है, सब कुछ। तो अब किस बात की देरी है, यूं ही निकालेंगे हम। देखिए, तो सबसे पहले हमें एल्गोरिदम फॉलो करनी है, कुछ स्टेप्स वाइज हमें सीरीज यहाँ पे स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? हमने सबसे पहले देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। जो मैं नंबर देगा उनके अंदर बड़ा नंबर ढूंढना।
15। ये हमने देखा कि बड़ा नंबर है यहाँ पर 225, तो उसको अंदर रखा और बड़े नंबर को हम डिवाइड करेंगे छोटे वाले नंबर से। अब देखिए 135 एकम 135, 135 दूनी 270, तो 270 तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे फिर एक ही बार इसकी टेबल पढ़ेंगे। तो 135 एकम 135 135 माइनस करते हैं, माइनस करा, 5 में से 5 गया 0 बचेगा, 2 में से 3 नहीं जा सकता, एक इधर से कैरी दे देंगे तो 12 बन जाएगा, 12 में से 3 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ पर एक में से एक जाएगा 0 बचेगा, ये खत्म। अब हमें ये देखना है कि भाई अगर रिमाइंडर बच जाएगा तो फिर हम इस डिवाइजर को यहाँ लिखेंगे। अब अगर आप ये स्टेप करना भूल जाए तो इसको ऐसे याद रखेंगे, देखिए भाई तुमने गलती की, ऐसे याद रखो कि तुमने इसको पूरा डिवाइड नहीं करा, अब इसलिए हम तुम्हें डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, तुमने इसको पूरा डिवाइड नहीं किया ना तो हम तुम्हें डिवाइड करेंगे। अब हम तुम्हें यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, तो इस तरह से हम यहाँ पर 135 को उठाकर लेकर आएंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो ऐसे आप इसको याद रखेंगे कि आपको किसको डिवाइड करना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 दूनी 18, 100 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम दोबारा से 1 बार यहाँ पर एक बार टेबल पढ़ेंगे, तो 90 एकम 90 होगा, फिर माइनस करेंगे, 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा, 13 में से 9 जाएगा, यहाँ पर 4 बचेगा। अब वही रिमाइंडर बच गया, भाई तुमने इसको पूरा नहीं डिवाइड किया, हम तुम्हें डिवाइड करेंगे, इसको ऐसे याद रखते चलो। तो ये यहाँ पर उठा के लेके अब हम इसको ही डिवाइड कर देंगे, तो 45 दूनी 90 होता है, माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0 आ गया, और जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाए हमारा आंसर आ जाता है। कौन सा आंसर होता है, रिमाइंडर 0 आने से जो ऊपर वाला यहाँ पर हमारे पास जो डिवाइजर होता है, ये हमारा आंसर होता है। तो हम लिख देंगे HCF इज इक्वल टू 45। आप पूरा लिखेंगे कि HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन आपको करने हैं लॉन्ग डिवीजन वाले। एक सवाल और करता हूँ आपका, क्वेश्चन नंबर से फर्स्ट का ही ऑप्शन 2 है यहाँ पर। तो हमने आप तो सीख लिया, हमने क्या करना है भाई, यहाँ पर हमने बड़ा नंबर अंदर रखा, छोटे नंबर से इसको डिवाइड करेंगे 196 से, तो यहाँ पर ये है। अब देखिए आप सोचेंगे सर बड़े बड़े नंबर आ गए, कैसे मल्टीप्लाई पढ़े, कैसे पहाड़ा पढ़े, इसको आप एज्यूम करना सीखो। इसको आप मानो 19, इसको आप मानो 38, 19 दूनी 38 होते हैं, 2 बार हम टेबल पढ़ सकते हैं। अब बात के नंबर पे ध्यान दो, यहाँ है 6, यहाँ है 2, मतलब इसका डबल जो होगा वो इससे ज्यादा चला जाएगा, तो हम एक ही बार टेबल पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे फिर 196 एकम 196, माइनस करेंगे, 2 में तो 6 जाएगा नहीं, एक इधर जाके इसको हासिल देंगे, 12 बन जाएगा, 12 में से 6 गया 6 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, एक इधर 17, 17 में से 9 गया 8 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 186 बचा। यहाँ पर क्या करते फिर हम डिवाइड में अगला नंबर नीचे उतारते ही हमने उतार के इसको बड़ा बना लिया। तो अब हमें 196 की टेबल पढ़ ली है 1862 में के इसके बराबर या इससे कम आए। अब देखिए बड़े नंबर है ना, एज्यूम करिए यहाँ पर इसको आप मानिए 19, 19, इसको आप मानो 186। अब 19 धाम में करूंगा तो 190 हो जाएंगे, जो कि इससे ज्यादा है, तो 19 धाम नहीं, हम 19 निम्मा पढ़ेंगे। तो अगर आप, इसका मतलब ये कि अगर आप 196 की 9 बार टेबल पढ़ेंगे तो फिर इससे कम ही नंबर आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। ऐसे आपको सोचना है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब हम 9 चिंग 54 का 4 हासिल लगा, 5 9 में 81 और 5 86 का 6 हासिल लगा, 8 9 एकम 9 और 8 17, माइनस करेंगे, 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, और यहाँ पर तो 0 0 हो जाएगा। अब क्या करना है जी, अगला नंबर नीचे उतारना है 980। अब 980 में हमें क्या करना है, इसकी टेबल पढ़नी है 196 की। तो देखिए 6 पंजे 30 होता है ना, तो 5 में इसकी टेबल पढ़ के देखते हैं, क्या पता 30 के 0 से ये 0 पूरा नंबर ही आ जाए। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे 5 बार, 5 चिंग 30 का 0 हासिल लगा 3, 5 चिंग 45 हो गई 48 का 8 हासिल लगा 4, 5 एकम 5 4 9, ये लो जी पूरा पूरा कट गया, यहाँ पर ये 0 आ गया। और जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाए, हमने क्या बताया, रिमाइंडर 0 आते ही जो उससे पहले वाला डिवाइजर होता है वही आंसर होता है। इसका मतलब इस सवाल का जो HCF है वो 196 ही आप लिख देंगे। तो HCF ऑफ 196 एंड यहाँ पर 38220 इज 196। इस तरीके से आपके ये पहला और दूसरा क्वेश्चन हो गया। मैं साइड में हो गया, स्क्रीनशॉट लेना इस पे, नोट करना नोट कर लो। इसका एक ऑप्शन 3 भी है, वो मैं नहीं करवाऊंगा, वो आप करेंगे। जी हाँ, आपको तो आना चाहिए ना करना। 2 मैंने सिखा दिया, अब वो वाला आप करेंगे, चेक करेंगे, सही करना, बिल्कुल गलत मत कर देना। अब 2 सिखाए मैंने आपको। आइए अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि 90% स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है और यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो बहुत ध्यान से, अब सीरियस होकर पूरा कंसंट्रेशन अपना बनाए रखना थोड़ी देर के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या सवाल में है। सवाल में हमसे कह रहा है कि शो दैट, साबित कीजिए। क्या साबित करना है आपको, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई सा भी पॉजिटिव मतलब प्लस वाला
ओड इंटीजर। इंटीजर्स में आपको बता दी कि भाई प्लस वाले नंबर, अगर हम यहाँ पे प्लस की पॉजिटिव की बात चल रही है तो +1 से शुरू होगा, +1 +2 +3 1 2 3 मतलब काउंटिंग। लेकिन ओड इंटीजर्स चाहिए यहाँ पर खाली, मतलब 1 3 5 जो हमारे पास ओड नंबर्स होते हैं ना, आप उनको यहाँ पर मान सकते हैं। तो अगर मैं इस सवाल को आसान कर दूं अपने समझने के लिए, आपके समझने के लिए, तो जितने भी हमारे पास ओड नंबर्स है पॉजिटिव वाले 1 3 5 7 9 11 वाली जो सीरीज है, हमें साबित करना है कि उस सीरीज को हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, जहां पर Q जो है वो सम इंटीजर है, मतलब कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक इंटीजर है। ऐसे आपने इजी कर लिया इसको। क्या इजी कर लिया कि ये साबित कीजिए कि कोई सा भी ऑड नंबर है जो कि पॉजिटिव का है। 1 3 5 7 वाली गिनती को या तो आप ऐसे लिखेंगे, या ऐसे लिखेंगे, या ऐसे ऐसे लिखी जा सकती है जहां पर Q कुछ नंबर है। आप देखिए कैसे करना है, बहुत ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको भी डिवाइड का सवाल करवाया था बहुत छोटा सा, उसमें मैंने आपको कैसे कहा था कि भाई यहाँ पर हमने 2 से 7 को 7 को डिवाइड किया तो 2 3 6 आ गया था, माइनस कर रहा था 1 रिमाइंडर आ गया था। इतना तो हमें आता है ना। अब अगर मान लीजिए, अब यहाँ पर कहानी बदलने जा रही है, ट्विस्ट आएंगे। मान लीजिए आपको ये नंबर नहीं दिया गया, ठीक है, ये लो जी हटा दिया। अब आपसे सवाल कहा गया, आपसे सवाल पूछा गया कि कोई नंबर, किसी नंबर को आपसे कहा गया कि किसी नंबर को 2 से डिवाइड करने पर 3 क्वोशिएंट आता है और 1 रिमाइंडर आता है, वो नंबर बताइए। क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ, बता सकते हैं। आपसे पूछा गया कि किसी नंबर को 2 से डिवाइड करने पर 3 क्वोशिएंट और 1 रिमाइंडर आता है, वो नंबर क्या होगा? आप पता लगा लेंगे कैसे? आप सोचेंगे कि भाई 3 क्वोशिएंट आया है तो 2 से डिवाइड करा है तो 2 3 6 यहाँ पर आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस होता है, मतलब कुछ ही नंबर में से मैं 6 माइनस करें जब 1 आया है, मैं किस में से 1 माइनस करूं, मतलब किस में से 6 माइनस करूं कि 1 आ जाए। तो मैं यहाँ पर सोचूंगा भाई अगर मैं 7 में से 6 माइनस कर दूंगा तो ही 1 आता है, मतलब हम उल्टे चले होंगे। तो यहाँ पर हमने क्या पाया? हमने ये पाया कि ये जो नंबर है, कोई भी नंबर, यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो 7 कैसे कैसे आया? 7 आया जी, हमने 2 की मल्टीप्लाई करी 3 में, प्लस कर दिया 1। इतना तो हमें आता है ना। अब इसको कोई नंबर में मानो, अगर कोई भी नंबर हो, ठीक है, उसको हमें पता लगाना हो वो नंबर क्या है, हम क्या करें? अगर हम उसकी डिवाइजर से, डिवाइजर के लिए मैं डी लिख रहा हूं कैपिटल, ठीक है, अगर हम उसकी डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइजर की किससे? क्वोशिएंट से, और उसमें रिमाइंडर प्लस कर दें, तो वो नंबर निकल के आ जाएगा ना। बिल्कुल, हमें कोई नंबर निकालना हो और अगर हमें उसका डिवाइजर और क्वोशिएंट दे रखा हो, तो अगर हम डिवाइजर और क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई में रिमाइंडर जोड़ दें तो हमारे पास वो नंबर निकल के आ जाएगा। अब इसी को अगर मैं इस n की जगह a लिख दूं और इस डिवाइजर को मैं b से डिनोट कर दूं, ठीक है, इसको मैंने b मान लिया और इस नंबर को मैंने a मान लिया, ज्यूम कर लिया, तो ये कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगा a = bq + r। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब देखिए सवाल पर आइए, ये तो अलग से नॉलेज थी। अब सवाल हमसे क्या कह रहा है कि कोई भी ऑड इंटीजर जो होगा पॉजिटिव का, उसको हम या तो ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, या इस तरह से लिख सकते हैं। किस तरह से लिख रहे हैं हम लिख रहे हैं 6q + 1, 6q + 1 ऐसे हम लिख रहे हैं कोई सा भी एक ऑड नंबर है, ऑड इंटीजर है पॉजिटिव का। अब देखिए यहाँ पर 6 का मतलब है b, मतलब डिवाइजर, मतलब वो नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है। और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड होगा तो उसके क्या क्या रिमाइंडर हो सकते हैं। सोचा आपने? मैंने आपको बता रखा था रिमाइंडर हमेशा जो होता है वो डिवाइजर से छोटा होता है। तो अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है ना, तो उसका जो रिमाइंडर होगा या तो वो 0 होगा। रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, या 5 होगा। तो दोस्तों अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है तो ये रिमाइंडर आएंगे। तो वो कितने तरीकों से लिखा जा सकता है? या तो फिर हम उस नंबर को लिख सकते हैं 6q + 0, या हम लिख सकते हैं 6q + 1, हम लिख सकते हैं 6q + 2, हम या फिर लिख सकते हैं 6q + 3, और वो नंबर लिखा जा सकता है 6q + 4, और लास्ट वन 6q + 5। इतने तरीकों से लिखा जा सकता है। जैसे कि अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करूं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए डिटेल में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर है नंबर 7 बीच में जो था, अगर मैं देखूं यहाँ पर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो 2q + 1 की फॉर्म में लिखा जाएगा, या वो नंबर 2q + 0 की फॉर्म में लिखा जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर या तो 1 होगा या 0 होगा, ठीक है, कमी होता है यहाँ पर डिवाइजर से हमारे। तो देखिए अब ये 7 जो है किस तरह से आएगा, ये इस तरह से लिखा जा सकता है। कैसे भाई? 2 3 6 में जोड़ देंगे
करेंगे 7, तो इस तरीके से ये नंबर आ गया। तो ऐसे कोई नंबर अगर 6 से डिवाइड हो रहा है तो वो इतने तरीकों से लिखा जा सकता है। इज इट क्लियर? बिल्कुल जी। अब देखिए यहाँ पर हमें ये साबित करना है, लेकिन जो ऑड इंटीजर्स होंगे वो या तो ये होंगे या फिर ये होंगे, मतलब इन 3 तरीकों से लिखा जाएगा। आइए देखते हैं कौन कौन से ऑड है, कौन कौन से इवन है। देखिए पहले नंबर पर हम गौर करें तो यहाँ पर ये है 6q + 0, इसका मतलब है खाली 6q को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 × 3q। तो क्या कुछ बात बदल जाएगी? कुछ भी बात नहीं बदलेगी भाई, मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 × 6 की भी बात वही है। अब लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अगर 2 का मल्टीपल आ गया, ये जो है 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, और अगर कोई चीज 2 से मल्टीप्लाई कर जाएगी तो वो 2 से डिवाइड भी कर जाएगी। इसका मतलब क्या है, फिर वो नंबर ओड नहीं होगा, वो इवन बन जाएगा। भाई 2 मल्टीपल में है, 2 की मल्टीप्लाई, 2 की टेबल, 2 का पारा, 2 4 6 8 10 12 14, ये तो इवन नंबर होते हैं ना। तो इसका मतलब ये जो नंबर इस तरह से लिखा गया है ये तो भाई लोगों इवन होगा, ये ओड नहीं हो सकता। अब इसको थोड़ा सा अलग से समझने के लिए आप ऐसे एज्यूम कर लो, ये नंबर है 18। ये नंबर यहाँ पर अगर मैं इसको 18 मानूं तो भाई 6 तिया कितना हो जाएगा 18, यहाँ पर पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर 18 क्या है, 18 जो है वो एक इवन नंबर होता है। ठीक है, अब देखिए इस पर गौर कीजिए, यहाँ पर है आपका नंबर 6q + 2, 6q + 2। यहाँ पर 2 कॉमन आ सकता है। यहाँ पे मैंने अगर 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर अंदर रह गया 3q, और यहाँ से 2 कॉमन आ गया, यहाँ पर रह गया 1। तो यहाँ पर भी ये आ गया 2 के मल्टीपल में, और जैसे ही ये 2 के मल्टीपल में आया ये क्या बन गया, 2 की टेबल टाइप हो गया। और 2 की टेबल टाइप जो नंबर होते हैं 2 4 6 8 10 12 आपको बहुत अच्छे से पता है वो भी इवन नंबर होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर इस तरह से लिखा जाएगा वो भी एक इवन नंबर होगा। इसको आप समझने के लिए ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं कि भाई अगर मैं q की जगह, q है भाई वेर इज q इज सम इंटीजर, कोई भी इंटीजर है q को मैंने 3 मान लिया, तो 6 3 18, 18 और 2 कितने होते हैं 20 होते हैं। तो इसका मतलब 20 यहाँ पर आएगा। 20 क्या है, 20 एक इवन नंबर है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, ऐसे करना नहीं है आपको, सिर्फ समझाने के लिए आपको। अब देखिए ऐसे ही यहाँ पर आपका हो जाएगा 6q + 4, अगर मैं लूँ यहाँ भी 2 कॉमन आ जाएगा, 3q + 2 बचेगा। ये बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर भी क्या हुआ भाई 2 का मल्टीपल आ गया, 2 का मल्टीपल आ जाएगा, बहुत अच्छे से पता है 2 बार आ चुका, वो हमारा इवन नंबर होता है। इसको भी सोचने के लिए, आप समझने के लिए, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बिठाने के लिए माइंड में क्या कर सकते हो भाई, q सम इंटीजर, q को कुछ भी मान लो, q को अगर मैं 3 मान लूं, 6 3 18, 18 4 22, 22 आएगा, 22 क्या है गिवन नंबर है। q को मैं 1 मान लूं, 6 कम 6 4 10, 10 क्या है इवन नंबर है। q को मैं 2 मान लूं, 6 3 12 4 16, 16 क्या इवन नंबर है। तो यहाँ पर ये इवन ही नंबर लिखा जाएगा, और नहीं लिखा जा सकता। अब हम बात करेंगे अगर इसकी, तो यहाँ पर भाई देखो ना, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ये 6q + 1 ही रहेगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो आप देखिए कोई नंबर जो भी हमारे पास, हमें बात कर रहे हैं भी हम ऑड इंटीजर्स की, हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं पॉजिटिव की। अब पॉजिटिव इंटीजर्स या तो इवन होते हैं या ऑड होते हैं। अब यहाँ पर ये तो तीनों इवन आ गए, अब अगर ये तीनों इवन नहीं है तो फिर ये क्या होंगे, ये ऑड होंगे, जाहिर सी बात है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये नंबर यहाँ पर कौन कौन सा नंबर है मैं लिख देता हूँ नीचे, 6q + 1, ठीक है, 6q + 3 और 6q + 5, ये इवन नहीं है। अगर इवन नहीं है तो क्या है, तो ये ऑड नंबर है। यही तो हमें प्रूफ करना था कि भाई साबित करो कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, कोई सा भी पॉजिटिव प्लस का नंबर है जो कि ऑड नंबर है, उसको या तो आप 6q + 1 की फॉर्म में लिख सकते हो, 6q + 3 की फॉर्म में लिख सकते हो, या 6q + 5 की फॉर्म में लिख सकते हो ऑड इंटीजर्स को। हैज प्रूफ, ये आपका प्रूफ हो गया। इसको समझना है तो एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हो, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए क्या समझ सकते हो आप, यहाँ पर q जो है वो सम इंटीजर है, कुछ भी रख दो, क्योंकि जगह आप यहाँ पर आप रखेंगे, यहाँ पर रखते हैं, देखिए क्योंकि यहाँ पर रखा 1, तो 6 कम 6, 6 और 5 11, 11 क्या है ओड नंबर आएगा। यहाँ पे आप रखिए 1, 6 कम 6, 6 और 3 9, 9 क्या है एक ओड नंबर है। यहाँ पे आप रखिए 1, 6 कम 6, 6 और 1 7, तो 7 क्या है एक ओड नंबर है। तो इस तरीके से आप ओड नंबर्स को इन फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये आपका सवाल हो गया, ये मैंने आपको समझाया है। आपको लिखना कैसे है, एग्जाम्पल नंबर 2 आपके सामने आ रहा है, यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट दे रखी है, हमने ये माना वो माना, इस तरीके से आपको इसको लिखना है, या फिर जैसे आपके स्कूल टीचर्स बताएं आप इसको वैसे लिखेंगे। ये तो मैंने आपको पूरा डिटेल में खोल कर समझाया है कॉन्सेप्ट वाइज, ताकि आपके क्लियर हो सके। मैथ्स को फेल करना शुरू कर दो, आप मजा आ जाएगा, इसको रटने की जरूरत नहीं है आपको, ये सब समझ लो आप। अगले सवाल देखिए, इसकी तरह बहुत आसान है, अब आपको लगेंगे, आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है कि एक आर्मी का ग्रुप है 616 मेंबर का, वो मार्च करता है, एक आर्मी बैंड 32 मेंबर का, एक आर्मी का बैंड है उसके पीछे, मतलब आर्मी का बैंड है 32 मेंबर का, वो आगे चलता है, उसके पीछे 616 लोगों का
अलग से जो टीम है आर्मी की वो चलती है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। अब ये जो मार्च करेंगे, परेड करेंगे, इनके जो कॉलम और नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए वो बराबर संख्या में होने चाहिए। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो ज्यादा से ज्यादा कितने कॉलम वो बना सकते हैं मार्च करने के लिए। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम, मैक्सिमम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ गए आप क्या निकालना है आपको? बेसिकली यहाँ पर 6 16 और 32 का HCF निकालना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको सिखा भी दिया है मैंने, क्वेश्चन भी करवा दिए हैं, आप भी कर लेंगे। बहुत आसान सवाल है, सिंपल सा कर लेना। अब यहाँ पर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये पिछले की तरह ही, आइए इसको समझिए मेरे साथ। यहाँ पर कहा गया है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये लेमा आ गया। लेमा आपको बता चुका हूं मैं कि एक पहले से प्रूव हुई स्टेटमेंट जिसके थ्रू हम दूसरी स्टेटमेंट प्रूव करेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? तो शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, इसको और आसान कर लो अपने लिए। आप इसको बोल सकते हो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं भाई? जो प्लस की गिनती होती है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कोई भी गिनती, प्लस की गिनती, ठीक है। प्लस की गिनती का स्क्वायर ऐसे समझ लो आप, सिर्फ समझने के लिए है ये कि पॉजिटिव इंटीजर के किसी भी गिनती का जो स्क्वायर है इज आइदर ऑफ द फॉर्म, उसको आप 3m या 3m+1 की फॉर्म में लिख सकते हो। और m जो है वो कोई भी एक इंटीजर है। कैसे प्रूव करना है? बहुत आसान। सबसे पहले हमारी नजर पड़ी 3 पर। यहाँ पर 3 जो है, अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो नंबर हम कैसे लिखते थे कि भाई a = bq + r। अब यहाँ पर 3 जो है वो b की जगह पर है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? b क्या होता है? डिवाइजर होता है, जिससे नंबर को हम डिवाइड करते हैं। मतलब यहाँ पर जो नंबर डिवाइड हो रहा है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। अब आप खुद सोचो, अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो उसको रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं? मतलब किसी नंबर को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो क्या क्या रिमाइंडर आने के चांसेस हैं? तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटे आते हैं, कम आते हैं। तो इसका मतलब अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है, ठीक है, अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर क्या क्या आने के चांसेस है? रिमाइंडर या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, ठीक है। यही तो 3 आएंगे ना। तो ये हमारे चांसेस हैं। तो इसका मतलब उस नंबर को हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं? तो उस नंबर को हम लिख सकते हैं या तो 3q + 0, ठीक है। और +0 को लिखने की जरूरत ही नहीं, आप इसको खाली 3q भी लिख सकते हो। या तो हम उस नंबर को लिख सकते हैं फिर 3q + 1, या तो फिर हम इस प्रकार के नंबर को लिख सकते हैं 3q + 2। तो इन तरीकों से वो नंबर लिखा जा सकता है। लेकिन हमसे कहा गया है द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अगर स्क्वायर कहा जाएगा, स्क्वायर कर दो, कुछ और अलग नहीं करना, बाकी सब कुछ सेम चलेगा पहले जैसा। तो हमने क्या करा भाई? इसका स्क्वायर कर दिया नंबर का स्क्वायर। अब देखिए 3 3 9, 9q स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लूंगा बाहर, तो ये रह जाएगा 3q का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब आप एक बात सोचो, यहाँ पर एक नई बात सोचने की ये है कि इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, क्यू क्या है? क्वोशिएंट, ठीक है। यहाँ पर क्वोशिएंट में कुछ भी रख दूं, कुछ भी रख के अगर मैं सॉल्व करने भी चलूंगा तो इसको सॉल्व करके एक नंबर ही आएगा। क्या आएगा? एक नंबर आएगा ना। इसको सॉल्व करके एक नंबर आएगा। और नंबर क्या होते हैं? नंबर इंटीजर्स होते हैं ना। इंटीजर्स हो सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आएगा सॉल्व होकर ये एक इंटीजर आएगा, और इंटीजर को हम m से डिनोट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसकी जगह पर 3 की जगह 3 लिखकर इसकी जगह पर m लिख सकता हूं, क्योंकि सम इंटीजर m की जगह कोई भी इंटीजर आ सकता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपके। अब यहाँ पर इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हमसे कहा गया भाई स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर a + b का फॉर्मूला लगा खोलेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है भाई? a का स्क्वायर, तो 3 3 9q का स्क्वायर + 2ab, तो 2 3 6 और 2 3 6 कम 6, तो ये आएगा आपका 6q + b का स्क्वायर। एक का स्क्वायर एक ही होता है, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम 3 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 कॉमन लिया इन दोनों में 3 कॉमन लूंगा तो यहाँ पर 3q स्क्वायर रह जाएगा, और यहाँ पर मैं 3 कॉमन लूंगा तो प्लस का 2q हो जाएगा, और +1 जो है वो बाहर अलग से आ जाएगा। अब आप दोबारा से वही बात सोचो कि अगर मैं इस पूरे पार्ट को सॉल्व करूंगा q की कुछ भी वैल्यू रखकर, तो एक नंबर सॉल्व होकर आएगा। यहाँ पे कोई फ्रैक्शन तो नहीं है, कोई बटा तो नहीं है ना कि बटा में आंसर आ जाए, या ना कोई निगेटिव का नंबर है कि निगेटिव आंसर आ जाए। अगर मैं q की जगह एक पॉजिटिव इंटीजर रख के सॉल्व करूंगा तो एक पॉजिटिव नंबर आएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा, और कोई भी इंटीजर को हम m से दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं इस पूरे की जगह यहाँ पर 3 की इस पूरे की जगह m लिख सकता हूँ, +1 ही रहेगा,
ठीक है, बिल्कुल यही चीज आपको यहाँ करनी है, स्क्वायर करना है, क्योंकि स्क्वायर करने के सवाल में कहा गया भाई 3 तिया 9 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 तिया 6 दूनी 12 क्यू हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए इन दोनों में 3 कॉमन दिख रहा है मुझे, 9 और 12 में 3 होता है, तो 3 अगर मैं यहाँ पे कॉमन लूंगा दोनों जगह तो 3 कॉमन लिया, यहाँ पर 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का प्लस आ जाएगा, 3 चौक 12 होता है, ये आ गया। अब 4 में 3 कैसे कॉमन लूं मैं, 4 में 3 कैसे कॉमन लूं, देखिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं 1 लिखूंगा और फिर एक 1 बाहर लिख दूंगा, ये आ गया कॉमन। जादू हो गया ना, कैसे किया देखिए, अगर मैं यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करूं 1 में तो 3 1 3 होगा, फिर उस 3 में ये वाला 1 प्लस हो जाएगा तो 4 बन जाएगा ना ये। तो इस तरीके से मैंने इसमें से भी कॉमन 3 ढूंढ के निकाल लिया और बिल्कुल लॉजिकल है ये, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, वही बात जो यहाँ सोची हमने कि भाई हम इस पूरे को अगर जब भी सॉल्व करेंगे तो एक इंटीजर आएगा, एक नंबर आएगा, और इंटीजर जब आएगा तो सम इंटीजर m, हम उसको m लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस पूरे को हमने क्या लिख दिया, m लिख दिया, m प्लस 1। तो यहाँ पर हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि भाई जो भी हमारे पास नंबर था उसको अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो या तो वो 3m, या तो वो 3m की शक्ल में आ रहा है, या 3m प्लस 1 की शक्ल में आ रहा है। बस यही तो हमें प्रूफ करना था। कि क्या प्रूफ करना था, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, या तो वो 3m की फॉर्म में आएगा या 3m प्लस 1 की फॉर्म में आएगा। मक्खियां परेशान कर रही है, लेकिन आज वो परेशान नहीं होगा, पूरा चैप्टर पढ़ाने का वादा है, पूरा ही आपको पढ़ाऊंगा। अगला सवाल करते हैं, बल्कि करना क्या है, अगले सवाल में बिल्कुल एज इट इज यही है। क्या करना है आपको, उसमें सिर्फ स्क्वायर की जगह क्यूब हो गया है, तो सारी स्टेप्स बिल्कुल सेम रहेंगी। बस यहाँ पर जहां जहां मैंने स्क्वायर करा है ना, वहां वहां आप क्यूब कर देना, क्यूब का फॉर्मूला आगे खोल देना, और फिर जो भी बाद में कॉमन लेने के बाद आएगा ना उसको m मान लेना, तो फिर वही आपका बिल्कुल एच डी शो हो जाएगा। वो भी वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, मिलकर करना है हमें। ये आज हमें कर रहा हूँ, आज आप करेंगे, जब भी तो आप सीखेंगे। मैं तो सारे कर दूंगा, मेरे लिए थोड़ी है, आपके लिए ये सब। तो आप करेंगे अगला सवाल। तो इस तरीके से आई थिंक आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। मुबारक हो आपको। वीडियो को लाइक करें, बने रहे मेरे साथ। अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। ये वीडियो जरूर देखिए, इनको डाउनलोड कर लीजिए, इनको शेयर करिए, उनको दीजिए जिनको उनकी जरूरत पड़ने वाली है। आपके शेयर करने में बहुत ताकत है। सब्सक्राइब करिए अगर आप नए आए, नहीं तो ऐसे वीडियो कैसे देखोगे आप, कहां और कोई है ही नहीं, पड़े हो किस चक्कर में, विनम्रता से कोई नहीं है टक्कर में। कमेंट बॉक्स में बताइए अगला वीडियो कौन सा देखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद।